गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। चलिए आज हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में जो है हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई हैं, तो उन घटनाओं पर आधारित आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको डेली डेली देखिए और हमारे साथ जुड़िए। सुबह 7:30 बजे 7:30 पर सीएल कैरियर एकेडमी फ्री में देता है करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक जीके और देश दुनिया की तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। चलिए हम आज के प्रश्नों के साथ, पहला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी का शुभारंभ किया? क्या किया है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह शुरू किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। क्या शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, पुष्कर सिंह धामी। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने जो है किस पर्व पर? इगास पर्व पर शुरू किया है। इगास पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री लखपति दीदी। अब इसमें होगा क्या? 2025 तक राज्य में 1.25 लाख 1.25 लाख महिलाओं को 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इसके लिए उनको बहुत सारे कारोबार शुरू करवाए जाएंगे। साथ ही साथ उनको ऋण दिया जाएगा कि नए नए कारोबार करें, छोटे मोटे अपने कारोबार करें और धीरे धीरे अपनी आय को बढ़ाएं। महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा कदम है। नए भारत के निर्माण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए ये सब जो है जरूरी है। तो मुख्यमंत्री लखपति योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है। 2025 तक राज्य में 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यही है लखपति दीदी योजना। इनसे कारोबार करवाया जाएगा, लोन दिए जाएंगे, सस्ते दरों पर लोन दिया जाएगा, छोटे मोटे काम इनसे करवाया जाएगा, इनको बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे काम करें और इनकी आय बढ़े, ये कमाएं। तो इसलिए शुरू किया गया है। उत्तराखंड का राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। देहरादून इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। और ये जो है देहरादून जो है शीतकालीन राजधानी है, जबकि गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी गैरसैंण यह है ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो याद रखिएगा इस तरीके से उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो आपको बताना है कि किस खिलाड़ियों को शामिल किया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इस पर प्रैक्टिस करिए और इस तरीके के प्रश्न मिले आप लिखिए। रोज सीएल कैरियर एकेडमी से जुड़िए। और कौन होगा? शिवनारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स। ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये सही होगा। सभी के सभी ये तीनों के तीनों शामिल हुए हैं। ये सभी शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज से हैं। शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के हैं। अब्दुल कादिर जो है पाकिस्तान से हैं। चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से तीनों के तीनों आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके हैं। अब देखिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले शिवनारायण चंद्रपाल 107वें हैं। ये हॉल ऑफ फेम में 107वें खिलाड़ी
चंद्रपाल 107वें खिलाड़ी, एडवर्ड चार्लोट ये 108वें खिलाड़ी हैं जो आईसीसी के हाल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, और ये 109वें खिलाड़ी हैं जिनको हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। शिवराज चंद्रपाल 107वें खिलाड़ी, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर 109वें और इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी एडवर्ड चार्लोट एडवर्ड्स 108वें खिलाड़ी के रूप में इनको शामिल किया गया है। चलिए कहते हैं आईसीसी के बारे में लिखा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका जो है हेड ऑफिस कहाँ है? दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं, याद रखिएगा। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। तो ये आईसीसी के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कर्नाटक रत्न पुरस्कार, है ना। तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से कर्नाटक के एक दिवंगत अभिनेता हैं जो काफी कम उम्र में उनके देहांत हो गया था, जिनका नाम है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनीत राजकुमार को, उन्हें कन्नड़ फिल्म में श्रद्धांजलि, कन्नड़ अभिनेता थे, कर्नाटक का सर्वोच्च राजनीतिक सम्मान इनको दिया गया है। कन्नड़ अभिनेता, कन्नड़ अभिनेता थे पुनीत राजकुमार। इनका पिक्चर आप लोग इंटरनेट पर देखिएगा, है ना। और इनको जो है कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान, है ना, कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। पुनीत राजकुमार को 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान क्या है, 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर यह पुरस्कार दिया गया है पुनीत राजकुमार को, जो एक कन्नड़ अभिनेता हैं। इन्होंने कई फिल्में की हैं। बहुत ही ये बहुत दान करते थे। इन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज इस तरीके से बनवाए हैं, लोगों के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, पुनीत राजकुमार ने। हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तभी देखेंगे ये, अगर ये प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग भी बताइए। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो गोवा ने किया है। इसका सही जवाब होगा गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत की मेजबानी गोवा ने किया है, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन की मेजबानी गोवा ने किया। 1 से 3 नवंबर के बीच, 1 से 3 नवंबर के बीच, 1 से 3 नवंबर के बीच यह सम्मेलन गोवा की मेजबानी में हुआ। गोवा की मेजबानी में हुआ। गोवा की मेजबानी में हुआ। तो ये बात याद रखेंगे, 1 से 3 नवंबर के बीच यह गोवा की मेजबानी में हुआ। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उद्देश्य क्या है? 2045 के आसपास, 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली ग्लोबल काउंसिल की दृष्टि को वास्तविकता में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है।
CANS हो, है ना, नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन, सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन, उद्देश्य 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली, उद्देश्य जो है 2045 के लिए, 2045 के आसमान के लिए, ऐसा होगा 2045 के आसमान के लिए, 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली, पूर्ण वायु यातायात प्रणाली को रूप देना, को रूप देना, ये इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य याद रखेंगे, गोवा में होगा, गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। और गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत ये जो है सीएम है, चीफ मिनिस्टर के गोवा के। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ध्यान रखिएगा, नागरिक एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा ने की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां के होलोंगी स्थित, कहां के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यह पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है ने कहां के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को बदलकर, उसका नाम बदल दिया, हवाई अड्डे के नाम को बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा क्या करने की मंजूरी दी है? डोनी पोलो हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित जो ये शहर है वहां के जगह है होलोंगी, है ना, होलोंगी, होलोंगी में स्थित है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब उसके नाम को बदलकर कर दिया जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो यह कहां है? तो यह जो है, यह हवाई अड्डा जो है वो है ईटानगर। और ईटानगर किस राज्य की राजधानी, आप लोग बताइए, किस राज्य की राजधानी है ईटानगर? है ना, तो यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसमें और भी है, गुवाहाटी जो है असम की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर पोलो, डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली, मुख्यालय जो है नई दिल्ली। और प्रमुख कौन है? प्रमुख है संजीव कुमार। इसके जो प्रमुख है ना वो है संजीव कुमार हैं, संजीव कुमार। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में भी आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ना की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से
किस तिथि को भारतीय भाषा यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस तिथि को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस तिथि को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? तो यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है 11 दिसंबर को। तो इसका जवाब हो जाएगा 11 दिसंबर, बी। 11 दिसंबर को यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, इसको बोलता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने सभी विश्वविद्यालयों और सभी कॉलेजों को कहा है कि आप 11 दिसंबर को मनाइए, कि आप भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाइए। भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसको आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। इससे क्या होगा? भाषा सद्भाव बनेगा। भाषा सद्भाव बनाने के लिए, भाषा सद्भाव बनाने के लिए भाषा सद्भाव बनाने के लिए यह मनाया जाएगा भारतीय भाषा दिवस। अब देखिए यूजीसी के बारे में बात करें। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, किसकी सिफारिश पर? तो राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग 1948 में बना था कि सिफारिश पर, की सिफारिश पर कब? 1953 में, 1953 में बना, 1953 बना था यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम, CSIR, ये सब के एग्जाम, नेशनल पात्रता परीक्षा इसी के द्वारा लिया जाता है, यूजीसी के द्वारा। तो ये बात याद रखिए, 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाए जाएंगे। हाल ही में कोलिन डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कौन सी डिक्शनरी है? कोलिन डिक्शनरी, ये यूके की है, यूके की है। कोलिन डिक्शनरी यूनाइटेड किंगडम की है। इसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ना? तो किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? परमा क्राइसिस। इसका उत्तर हो जाएगा ए, परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। महत्वपूर्ण और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमा क्राइसिस को महत्वपूर्ण शब्द चुना है। वर्ड ऑफ द शब्द का अर्थ है स्थिरता, अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ अस्थिरता और असुरक्षा की, अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, विस्तारित अवधि, ये इसका अर्थ है। अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, है ना? परमा क्राइसिस बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा। 2022 लोगों के लिए 2022 कितना भयानक रहा, यह बताता है कि 2022 कितने सारे लोगों के लिए कितना भयानक रहा। कितने सारे लोगों के लिए भयानक ना, परमा क्राइसिस। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमा क्राइसिस शब्द जो निरंतर उथल पुथल के युग में जीने का वर्णन करता है। कोलिंस संज्ञा को अस्थिरता और सुरक्षा की विस्तारित अवधि को परिभाषित करता है। द गार्जियन के अनुसार कोलिंस ने परमा क्राइसिस को वर्ष 2022 के शब्द के रूप में चुना क्योंकि काफी संक्षेप में बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है। दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, परमा क्राइसिस।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब ये कहा कि मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में, मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स के तुरा में, तुरा जगह है, पश्चिमी गारो हिल्स के तुरा में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम शुरू किया गया, गारो हिल्स के तुरा में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम शुरू किया। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए, जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। उद्देश्य क्या है? सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना है। उद्देश्य अगर हम बात करें, उद्देश्य क्या है? सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना, सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना मतलब उसकी देखरेख करना, उसकी जांच करना, ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके, ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके, शासन में सुधार हो सके। तो इसका उद्देश्य यही है। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय में ही है गारो, खासी और जैंतिया, और मेघालय में ही सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, ये भी याद रखेंगे। मेघालय में ही सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, और मासिनराम जो है वो दक्षिणी खासी पहाड़ियों में है। कहाँ है? दक्षिणी खासी पहाड़ियों में है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम। मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है मेघालय के। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। शिलोंग का पठार भी है, शिलोंग जो है इसकी राजधानी है। तो ये मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के प्रथम मतदाता क्या नाम है? भारत के प्रथम मतदाता का क्या नाम है? 106 वर्ष के हैं। तो भारत के, जब भारत देश का आजाद हुआ, आजादी के बाद पहले मतदाता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम शरण नेगी। देश के स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं ये, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल प्रदेश से हैं। 106 वर्ष की उम्र है। उम्र कितनी है? 106 वर्ष के हैं। अभी हाल ही में श्याम शरण नेगी ने कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। वोट डालने के बाद श्याम शरण नेगी ने कहा, लोकतंत्र जो है, मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, यह सभी को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पीएम मोदी ने भी देश के सबसे उम्रदराज मतदाता प्रशंसा की, है ना। तो 14वीं विधानसभा के लिए घर से वोट डाला है
अभी 14वीं विधानसभा के लिए घर से वोट डाला है। तो इसलिए चर्चा में है। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हिमाचल प्रदेश से हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया? इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया और संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में, है ना। उद्देश्य क्या है? संभावित निवेशकों को अपने तरफ आकर्षित करना। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? संभावित निवेशकों को आकर्षित करना, संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और साथ ही साथ अगले 10 सालों के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना। और साथ साथ 10 वर्षों के लिए विकास का एजेंडा स्थापित करना, है ना। तो ये उद्देश्य है। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इन्वेस्टर्स मीट से 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा। कर्नाटक के लोगों को रोजगार मिलेगा। बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स 2 से 4 नवंबर तक चलेगी, जिसमें 80 से अधिक वक्ता सत्र होंगे। 2 से 4 नवंबर तक होगा। आयोजन होगा 2 से 4 नवंबर तक। 2 से 4 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। वक्ताओं में कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित उद्योग जगत के दिग्गज इसमें शामिल हुए। इसमें कई देश भी शामिल हुए, जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सब शामिल हुए। तो इस तरीके की बैठक जो है इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उद्देश्य रहा, आयोजक 2 से 4 नवंबर तक हुआ और कर्नाटक में इन्वेस्ट करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। तो चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से लिख लीजिए। परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट प्रश्न है, इसको लिखिए, अपने करंट अफेयर्स खुद बनाइए। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।